नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का आईपीओ 10 नवंबर 2021 को ओपन हुआ था और 12 नवंबर 2021 को बंद हो गया था। इसके जो आईपीओ की प्राइस थी वो 197 रुपीज़ पर शेयर के भाव पे आया था। इस कंपनी का आईपीओ 326 टाइम्स है, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था और इतिहास का सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन वाला ये आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग है वो 23 नवंबर 2021 को हुई थी 530 रुपये पर शेयर के हिसाब से। यानी कि इस शेयर ने लिस्टिंग के दिन ही अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा पैसा कमा के दिया और 169% के प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। इस कंपनी ने आईपीओ के थ्रू 600 करोड़ रुपए रेज किए थे, जिसमें से 474 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू था और 126 करोड़ रुपए ओएफएस ऑफर फॉर सेल था। तो आपको अभी तक की बताई गई डिटेल के हिसाब से आपने कंपनी का नाम तो गेस कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 351 रुपये, मार्केट कैपिटल 7,000 करोड़ रुपए, ऑल टाइम हाई इस कंपनी का है वो 755 रुपये। अभी इसकी जो पी है करंट वो 65 की, जो थोड़ा सा हल्का सा वैल्यूएशन है या थोड़ा महंगा लगता है। आर ओ सी ई 17.5, आर ओ ई 15। इस कंपनी की शुरुआत 3 जनवरी 2006 में हुई थी। इस कंपनी के पास में 270 करोड़ रुपए भी बुक में कैश अवेलेबल है और 23 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर डेबिट है। तो ये कंपनी है नेट डेबिट फ्री है और कैश रिच कंपनी है। ये जो कंपनी है प्योर प्ले ऑफ डाटा एनालिटिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनी काम करती है। इस कंपनी के जो मेन कारोबार है वो कंसल्टिंग एंड डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स इनसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। जो मैन हम इनके बारे में थोड़ा सा अब अध्ययन करते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर ये क्या करते हैं, ट्रेंड्स है, चैलेंजेज है, इन सभी का ये डाटा एनालिसिस करके कोई भी कंपनी है उसको मार्केट के अंदर एक रोड मैप प्रोवाइड करवाते हैं ताकि अपना जो बिजनेस है वो अच्छा कर सके और आगे के लिए जो चैलेंजेज हैं उनको सॉल्व कर सके। डाटा इंजीनियरिंग, इसके अंदर ये डिजाइन, आर्किटेक्ट और जो भी इनको फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, उसके लिए सब चीज़ें हैं रोड मैप बना के ये कंपनी को देते हैं। अब अगर हम बात करें तीसरा बिजनेस एनालिटिक्स, तो इसके अंदर एक क्लाइंट्स हैं, उनकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके टाइम के हिसाब से वो कंपनी को डिसीजन देते हैं। डिजिटल सॉल्यूशन के अंदर ये कंपनी कारोबार करती है। अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी की, एक सबसे जो की पॉइंट है इस कंपनी का, आज के टाइम पे ये बहुत ही ऐसी कम कंपनी है जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना के बराबर कंपनियां हैं। इस कंपनी के पास में एक खास टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा जितने भी बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा यूज की जा रही है। तो आगे हम देखेंगे कि इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज हैं। क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न यही है, इस कंपनी के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि अगर आप किसी साइट पे अगर कुछ देर के लिए जाते हैं, लॉगिन करते हैं, उस साइट को आप ओपन करते हैं, तो आपने कितनी देर तक उस साइट पे कौन से आइटम्स को देखा। तो ये कंपनी के पास ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि इस चीज़ का एनालिसिस करके ये कंपनी जो इनके बिजनेस क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाती है, ताकि जो कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं वो एनालिसिस कर सके कि कस्टमर को कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है, उन्होंने मार्केट के अंदर 10 अगर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के, उसमें से 8 प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं और 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कस्टमर उनको वेबसाइट के ऊपर देखते ही वहाँ से मूव कर जाते हैं दूसरी पेज पे। तो ये चीज़ है कि कौन सा कस्टमर कौन से आइटम को कितनी देर तक देखता है, कौन से वेब पेज पे कितनी देर तक वो अवेलेबल रहता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास में ही इंडिया में अभी अवेलेबल है। अब अगर मैं बात करूं ये जो कंपनी है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विसेज देती है, टेक्नोलॉजी से इसका जो रेवेन्यू आता है वो 63.25% आता है। सीपीजी, कंज्यूमर पैकेज फूड और रिटेल से 9.62% का रेवेन्यू आता है। बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से 9.59%, इंडस्ट्रियल से 17.54%। तो ये मैक्सिमम हर इंडस्ट्री को कैटर करती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी कंपनी अगर
जैसे आईटी सर्विसेज लेती है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक बार वो इंस्टॉल कर लेती है तो इतनी आसानी से वो दूसरी कंपनी को चेंज नहीं करती। तो इस कंपनी के जो एग्रीमेंट्स हैं वो हमेशा जिस भी कंपनी के साथ में है वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं। तो ये इस कंपनी को एक बेनिफिट है। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की ग्रोथ है एक्सीलेटर कहाँ कहाँ से आता है, इसकी रेवेन्यू कौन कौन से एरिया से ज़्यादा आती है। सब्सक्रिप्शन कॉमर्स से, लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम्स, सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस, पर्सनलाइजेशन, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ये ऑनलाइन करती है। डिजिटल सॉल्यूशन, फ्रॉड एनालिटिक्स की फ्रॉड हुआ किस वजह से हुआ, क्या इश्यूज थे, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, क्रेडिट स्कोर मॉडलिंग। अब अगर मैं बात करूँ स्मार्ट इंसाइट्स की तो ग्लोबल डिजिटल फुटप्रिंट है, ट्रेंड फोरकास्टिंग है, इम्पेरिकल अप्रोच है, आउटसाइड इन इनोवेशंस हैं, ट्रेंड स्पॉटिंग है, अर्ली कंपिटिटर आइडेंटिफिकेशन। ये कंपनी अगर किसी कंपनी को सर्विस देती है और उस कंपनी का अगर कंपिटिटर मार्केट में आता है तो ये पर्टिकुलर कंपनी को इन्फॉर्म करती है कि आपका सेम इस प्रोडक्ट के अंदर दूसरा लीडर भी है या दूसरी कंपनी भी है अभी अपना जो आइटम्स है वो सेल कर रही हैं, तो आपका ही कंपटीटर मार्केट में आ रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें या कौन सी आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर आपको बदलाव करना है। तो ये चीज़ें हैं ये जो कंपनी करती है। डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, डाटा डेमोक्रेट फॉर इजी एक्यूरेट डिसीजन, ये जो डाटा है वो बहुत जल्दी एनालिसिस करके कंपनी को प्रोवाइड करती है ताकि जो कंपनी है वो बहुत फास्ट डिसीजन ले सके और जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अच्छे और बेटर लॉन्च कर सके। अब अगर मैं बात करूं इसकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस की तो इसका अक्रॉस द वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्रीज में इसका ऑफिसेज हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो इसका मेन रेवेन्यू है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। 95% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें इसकी सब्सिडरीज है यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, और इसके जो ऑफिसेज हैं सेंट जोस, लंदन एंड सिंगापुर के अंदर है। अब ये अपना जो फुटप्रिंट है यूएसए के अलावा बाकी कंट्रीज के अंदर भी धीरे धीरे अपना ऑफिसेज ओपन कर रही है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अब इनके जो क्लाइंट्स हैं वो 30 क्लाइंट्स जो हैं वो टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज हैं, उनमें से 30 क्लाइंट्स इनके ग्राहक हैं। क्योंकि ये जो सर्विसेज देते हैं ये मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनीज को देती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको देती हैं, जिसके अंदर एडोब, 7-Eleven, उबर टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो क्लाइंट हैं वो बहुत ही लंबे समय से इस कंपनी के साथ में है और जिन कुछ ऐसे क्लाइंट्स इनके जो 6 साल से पुराने भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड कितनी है और जो कंपनी इनसे सर्विसेज लेती है वो इन पे कितना फेथ करती है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के पॉजिटिव की तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही लाइट है, असेट बिजनेस है। क्योंकि जैसे अब हम देखें FY21 के अंदर तो इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1.10% है एक्सपेंडिचर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो असेट मॉडल है या बिजनेस मॉडल है जो वो बिल्कुल ही लाइट है, उसमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब अगर हम बात करूँ थोड़ा सा रिस्क भी, इस कंपनी के साथ में रिस्क भी है। क्या रिस्क है कि कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू, इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो मैंने पहले ही कहा कि यूएसए से आता है 95%। उसके अलावा जो टॉप क्लाइंट्स 5 क्लाइंट्स हैं वो इसके टोटल रेवेन्यू के अंदर 54% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे नुकसान क्या है इस कंपनी को, अगर इनमें से कोई भी एक क्लाइंट इस कंपनी को छोड़ के जाता है तो इसके रेवेन्यू के अंदर आपको अच्छा खासा डाउन देखने को मिलेगा, डाउनफॉल। वो बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं होगा, वो अच्छा खासा डाउनफॉल होगा 10 से 15% के आसपास में, अगर एक भी क्लाइंट इनको कंपनी को छोड़ के जाता है। अब ये बात करते हैं कि इस कंपनी ने जो आईपीओ लेके आए उससे इन्होंने जो फंड रेज किया उसका ये करने क्या जा रहे हैं। इस कंपनी ने जो आईपीओ के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है वो एक तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर अपना यूज करेंगे, दूसरा वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगे, और जो इनकी सब्सिडरीज हैं उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो फ्यूचर की जो ग्रोथ है वो उनको अच्छी खासी यहाँ से मिल सके। अब अगर हम बात करें की रिस्क की तो लिमिटेड नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास, जो क्लाइंट्स हैं वो फिक्स हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है।
ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, और जो रेवेन्यू है वो 95% रेवेन्यू यूएसए से आता है। तो अभी क्या है कि इकोनॉमी के अंदर, हर वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर रिसेशन की बात हो रही है कि इस इकोनॉमी में रिसेशन आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिसेशन की बात हो रही है वो बात हो रही है यूएसए के अंदर। अगर यूएसए की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या वहाँ पे रिसेशन आता है तो इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो डाउन साइड में इम्पैक्ट पड़ेगा। टॉप जो 5 क्लाइंट हैं वो 54% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल रेवेन्यू के अंदर, और इसकी जो मैक्सिमम इनकम है वो आउटसाइड इंडिया से हो रही है। तो इसकी वजह से जो करेंसी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उसके वजह से भी इसके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन्होंने कुछ न्यू एक्विजिशंस किए थे, उनकी परफॉर्मेंस है अभी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी, कैसी परफॉर्मेंस उनकी रहती है, उसी के बेस के ऊपर इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये की रिस्क, 5 की रिस्क हैं। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल डेटा की, तो अगर मैं मार्च 2019 का डाटा देखूं तो सेल्स है 288 करोड़ रुपीज़, मार्च 20 का 310 करोड़ रुपए, मार्च 21 का 306 करोड़ रुपए, और मार्च 22 का देखूं तो 408 करोड़ रुपए। तो इसकी सेल्स कंपनी की है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। और अगर मैं इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो वो भी 25 से लेकर 30 के बीच में है, जबकि एक छोटी कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इतने ज़्यादा मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी होती हैं जैसे TCS है या इन्फोसिस है, ऐसी कंपनियों के इतने ज़बरदस्त मार्जिन देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी अगर इतने अच्छे मार्जिन है वो अगर ये मेंटेन कर पा रहे हैं तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। और इनके मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दिया था, उनसे पूछा गया था कि क्या ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आने वाले टाइम पे या फ्यूचर में आप मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि ये जो मार्जिन है ये हम सस्टेन कर पाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ से आपको इससे ज़्यादा अच्छे मार्जिन देखने को मिले। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो मार्च 19 के अंदर 60 करोड़ रुपए था, और मार्च 22 की बात करें तो 130 करोड़ रुपए है। EPS उस हिसाब से बढ़ रही है। अब अगर हम बात करूं मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है दिसंबर 2021 के अंदर 68% था, और मार्च 2022 के अंदर 67.21%, जो हल्का सा कम हुआ है। FIS 2% था और अभी 1.1% है। DIS 3.59% था और अभी 2.14% है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 26.31% दिसंबर 21 में थी, और मार्च 2022 के अंदर 29.54% है। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हमने फाइनेंशियल इसके बारे में, फंडामेंटल्स इस कंपनी के जाने, इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये कंपनी करती क्या है, कौन से बिजनेस मॉडल पे काम करती है। इसका जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल ही लाइट बिजनेस मॉडल है, जिसमें बिल्कुल कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये जो स्टॉक है वो 755 रुपये के ऑल टाइम हाई से अभी 351 के आसपास में है, तो अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। तो ये जो कंपनी है आने वाले टाइम पे इन्हीं कंपनियों का फ्यूचर रहेगा, क्योंकि ये कंपनी प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बेस के ऊपर इसको आने वाले टाइम पे अच्छे खासे क्लाइंट और अच्छे खासे रेवेन्यू कमाने की इस कंपनी के अंदर क्षमता है। और इसका जो मैनेजमेंट है वो रियली बहुत ही ज़्यादा साउंड है, साउथ का मैनेजमेंट है। और अभी तक ये ऐसी कंपनी है, और इसकी जितनी भी सब्सिडरी है, पेरेंट कंपनी और इसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसा लीगल केस इन पे अभी तक फाइल नहीं है। नहीं तो ऐसी बहुत ही कम कंपनी हैं जिनके ऊपर कोई लीगल केस पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी पे देखने को ना मिले। लेकिन ये कंपनी बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर आप लंबे समय में अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस कंपनी में बिल्कुल धीरे धीरे खरीदते रहें SIP मोड में, और लंबे समय तक इस कंपनी में निवेशित रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।